मैं दीपक मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे मैसेज करके पूछा था, सर अक्षांश और देशांतर को पढ़ने में कन्फ्यूजन होती है, तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो अक्षांश। आप लोग पॉसिबल है तो अपना अपना नोटबुक सामने में रखिए और जो मेन पॉइंट बोलूँगा उसे नोट करते चलिए। तो पहले अक्षांश देखेंगे, फिर देशांतर देखेंगे। तो अक्षांश जो है ये ग्लोब पर, ये कुछ इस तरह से हमारा ग्लोब है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं जो है ये ग्लोब पर, वैसे तो अक्षांश और देशांतर दोनों, लेकिन पहले अक्षांश की बात करें इसलिए अक्षांश को ही लेकर चलते हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो है ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरह से ये ग्लोब है, ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की दिशा में, ठीक है। तो ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, ठीक है। तो ग्लोब जो अक्षांश रेखाएं हैं ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में या पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई कैसी रेखाएं हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। पूरे ग्लोब में ये इस तरह से खींची हुई है, नीचे से ऊपर और यहाँ से फिर नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अक्षांश। यानी अक्षांश की परिभाषा क्या है, तो अक्षांश जो है ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। क्लियर हो गया अक्षांश। अब हम लोग बात करेंगे कि ये अक्षांश जो है इसका और क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा खींची जाती है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। इसे कहते हैं 0 डिग्री। इसके और भी नाम हैं, जैसे इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और चूंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची हुई है, ये पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर है, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है और भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि के मध्य में खींची हुई है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी भाग है, ठीक है, ये उत्तरी भाग हो जाएगा, और नीचे का भाग जो हो जाएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से, ये हो जाएगा दक्षिणी भाग, ठीक है। तो उत्तरी भाग जो है इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी विषुवत रेखा से ऊपर का जो भाग होगा ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के नीचे का जो भाग होगा इसे हम कहेंगे क्या, तो इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए अब चलते हैं इससे आगे। ये जो विषुवत रेखाएं हैं, ये विषुवत रेखा को हम लोग आप देखे होंगे कि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किस में, तो इसको हम लोग व्यक्त करते हैं डिग्री में, है ना। तो भूमध्य रेखा जो है या विषुवत रेखा जो है या फिर अन्य जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको डिग्री या अंश में व्यक्त किया जाता है। तो अंश या डिग्री का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझ लीजिए। मान लेते हैं कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में कोई स्थान यहाँ पर है, ठीक है, ये पृथ्वी पर कोई स्थान है, ठीक है। तो जब हम लोग पृथ्वी के किसी स्थान को, ठीक है, और मान लेते हैं ये पृथ्वी का केंद्र है, जहाँ से हमने कंपास रख के घुमाया था, ये पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र और किसी स्थान को अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींच के ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, तो विषुवत रेखा पर, ये जो विषुवत रेखा है इस पर एक एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, इस पर एक एंगल क्रिएट होगा, वो इस स्थान की डिग्री होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये 20 या 30 डिग्री मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब इसी स्थान को मिलाते हुए अगर इस तरह से कोई रेखा खींची जाए तो ये रेखा कितनी हो जाएगी, तो ये रेखा हो जाएगी 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। यानी वास्तव में अक्षांश रेखाएं, ठीक है, यानी वास्तव में अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं हैं जो पृथ्वी के किसी स्थान को पृथ्वी के केंद्र तथा विषुवत रेखा पर जो एंगल क्रिएट करती है उसे ही हम कहते हैं अक्षांश, ठीक है। और इसी कारण अक्षांश को डिग्री या अंश में व्यक्त किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि अक्षांश को डिग्री में क्यों व्यक्त करते हैं। वास्तव में ये जो स्थान है, ये स्थान जो विषुवत रेखा पर एंगल क्रिएट करती है उसी को हम कहते हैं अक्षांश, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो विभिन्न प्रकार की अक्षांश रेखाएं हैं वो, ठीक है। तो देखते हैं अक्षांश की कुछ और विशेषताओं को।
ठीक है, इसको गोला को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते 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 जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो यहाँ अगर हम एक एंगल क्रिएट करते हैं तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, तो यहाँ पर क्रिएट होगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यानी पृथ्वी का ये स्थान जो है ये कितना डिग्री होगा, ये होगा 90 डिग्री। इसी तरह अगर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा ये क्या एंगल क्रिएट होगा, तो यहाँ पर भी एंगल क्रिएट होगा 90 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन इसको अलग अलग समझने के लिए चूंकि ये उत्तरी भाग में है इसे हम लिख देते हैं 90 डिग्री एन यानी नॉर्थ, और ये हो जाएगा 90 डिग्री एस यानी कि साउथ। तो जो 90 डिग्री एन में स्थान होगा इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी ये क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। यानी यहाँ पर जो स्थान है ये होगा हमारा उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री एस की तरफ जो स्थान होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेन मुद्दे पर कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या को लेकर के कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते यहाँ तक 90 तक, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 डिग्री और यहाँ पर हो जा रहा है 90 डिग्री। तो 1 से 90 के बीच में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो है 90, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा 1 डिग्री, इस तरह से यहाँ हो जाएगा 90, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी संख्या कितनी है, 90। यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90, यानी कि कितनी हो गई, तो 90 प्लस 90 यानी कि 180। यानी अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90, कुल 180। और अब ये बीच वाला 0 डिग्री बचा हुआ है, इसको तो हम लोग काउंट नहीं किए हैं, तो ये 0 डिग्री और एक रेखा हो जाएगी, यानी कि +1 यानी कि 181। याद रखना ये कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है ये है 181। क्लियर हो गया। अक्षांश रेखाओं की संख्या को लेकर किसी के मन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या को समझने के बाद अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषताओं को हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ खास अक्षांश रेखाएं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स पर बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ खास प्रकार की अक्षांश रेखाओं पर हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, तो सबसे बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा का नाम है विषुवत रेखा, या इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये हो गई विषुवत रेखा। अब 1 से लेकर 90 तक की रेखाओं का नाम याद रखना संभव नहीं, इसलिए वैज्ञानिकों ने या भूगर्भ शास्त्रियों ने इसको 3 भागों में बांट दिया है। अगर इसको हम अध्ययन कर लेते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाएगी। विषुवत रेखा के ऊपर ठीक इस स्थान पर एक रेखा है, इसका नाम है 23.5 डिग्री एन, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस अक्षांश रेखा को हम जानते हैं किसके नाम से, तो कर्क रेखा के नाम से, ठीक है। इस रेखा से फिर ऊपर एक और अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग जानते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। इस रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा, ठीक है। इसके ऊपर जब हम चले जाएंगे तो यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इसे हम कहेंगे क्या, उत्तरी ध्रुव। ठीक इसी तरह से जब हम विषुवत रेखा से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक रेखा मिलेगी जिसका नाम होगा इसी तरह 23.5 यानी 23.5 डिग्री। यहाँ एन है, यहाँ दक्षिण की तरफ है, इसीलिए एस होगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको कह रहे थे कर्क रेखा, यहाँ इस रेखा का नाम हो जाएगा मकर रेखा, ठीक है। इसके नीचे फिर एक रेखा हम खींचेंगे इस तरह से,
ये हो जाएगा हमारा 66.5 डिग्री दक्षिण रेखा, यानी 63.5 दक्षिणी रेखा। इस रेखा को हम लोग कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। तो ऊपर वाली आर्कटिक रेखा और नीचे वाली अंटार्कटिक रेखा, और यहाँ पर तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी दक्षिणी ध्रुव। तो ये हो गए कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं। आइए अब बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषताओं को फटाफट से। तो अक्षांश रेखाएं जैसे कि आपको दिख रही है कि सभी अक्षांश रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। क्या है, समानांतर, यानी दो अक्षांश रेखाएं जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब अगर ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ये होती है 111 किलोमीटर, है ना। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। दिमाग में ये मत लाइएगा कि 0 डिग्री और 23.5 डिग्री इसके बीच 111 किलोमीटर, जी नहीं। 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में अगर यहाँ पर ये स्पेस है तो इसके बीच में जो दूरी होगी ये कितनी होगी, 111 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। अब आते हैं ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं, चूंकि पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी गोल है बॉल की तरह, तो ये अक्षांश रेखा जैसा कि हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं ये इस तरह सीधी नहीं है, ये क्या है, एक चक्कर इस तरह से पीछे भी घूम जाएंगी। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी अगर इस तरह गोल है तो ये सामने वाला फेस हमें दिख रहा है, तो ये रेखा पीछे भी होगी। मतलब ये जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा एक राउंड है, यानी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त बनाती है। क्या बनाती है, एक वृत्त बनाती है। वृत्त यानी कि क्या बनाती है, सर्कल बनाती है। इसीलिए अक्षांश रेखाओं को अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश वृत्त। ठीक है ना, तो ये सभी अक्षांश रेखाओं में, है ना, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा, तो आप देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, ये थोड़ी और बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ा वृत्त जो होगा ये कौन सा होगा, तो ये होगा विषुवत वृत्त। यानी अक्षांश वृत्तों में सबसे बड़ा वृत्त जो होगा ये कौन सा वृत्त होगा, ये होगा विषुवत वृत्त। कई बार एग्जाम में ये पूछा है, ये होगा विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त की लंबाई जो होगी ये होगी 40069 किलोमीटर। ठीक है, तो सभी अक्षांश वृत्तों में सबसे बड़ा विषुवत वृत्त है और इसकी लंबाई है 40069 किलोमीटर। क्लियर। आइए अब बात करते हैं, अक्षांश वृत्तों की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। क्यों कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा जो है ये अगर भारत है तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है ना, तो ये कर्क रेखा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत, अगर मान लेते हैं इस स्क्वायर को, अभी मैप बनाऊंगा नहीं, तो यहाँ पे इसके बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा जो है ये हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, अब एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्यों के नाम बताइए। तो मैं फटाफट से इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, क्लास में मैंने कई बार इसको रिपीट किया है, आप लोगों को पता होगा, तो चलिए फटाफट से फिर मैं बता देता हूँ इसको। तो कर्क रेखा पर भारत के जो पड़ने वाले राज्य हैं इनके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो मी से मिजोरम, आप लोग भी लिख लीजिए, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंत में झारखंड। तो ये हो गया मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, यहाँ दो 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 4 5 6 7 और 1 8, तो ये 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब अक्षांश के बाद हम लोग देखेंगे देशांतर।